नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं और आज अवार्ड विनिंग प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल आ गया है। पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उससे हीट अप हो गया है। गैर कश्मीरियों को राज्य में वोटिंग का अधिकार मिलने के बाद परिवारवादी पार्टियों की नींद उड़ गई है। लेट्स बी ब्लेटेंट एज इट इज पॉसिबल। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि यह जम्मू कश्मीर को बांटने की कोशिश हो रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि क्या अब बाहरी लोग जम्मू कश्मीर का विधायक बनेगा। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सियासी दल बंटवारे की लकीर खींचना चाहते हैं? क्या सियासत के लिए संविधान को भी अनदेखा किया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार जबरदस्त टक्कर, क्योंकि यह देश की बात है, क्योंकि यह राष्ट्र की बात है। कौन बांट रहा है इस देश को? कौन चाहता है कि बाहरी और अंदर की बात कौन कर रहा है? आज कश्मीर में नई वोट क्रांति पर जब यह सार्थक चर्चा होगी या फिर कहूं तो टक्कर होगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा। इसलिए की आवाज थोड़ी और ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि आज ये चर्चा देश को सुननी जाननी बेहद जरूरी है। ये उस आदेश की कॉपी है जिसे देखकर जम्मू कश्मीर के परिवार लिमिटेड पार्टी वाले तिलमिला गए। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा कि जम्मू में 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा। जिले के सभी तहसीलदारों को लिस्ट वेरीफाई करने का काम सौंपा गया है। वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियां हैं, उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है। बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है। इससे बेटर है कि भाई असेंबली के अंदर आप अपने लोगों की नॉमिनेशन कर दीजिए। जरूरत ही नहीं है इलेक्शन की। ये इलेक्शन का तो एक जबरदस्त फ्रॉड किस्म का हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, अपने मूल निवास स्थान से अपना वोट कटवाने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर अपना वोट अपनी मतदाता सूचियों में रहने वाले स्थान पर जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकता है। ये अनुमति हमारे देश का संविधान हमें देता है। कांग्रेस छोड़कर हाल ही में नई पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद भी इस फैसले के खिलाफ है। यहाँ की एक अहमियत हमेशा रही है कि सिर्फ लोकल वोट देने चाहिए और लोकल वोटर्स को ही, वो चाहे वो कश्मीर में है या जम्मू में है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। गैर कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट से कांग्रेस भी बेचैन है। मंशा और नीयत साफ है कि आउटसाइड वोटर्स जो यहाँ पे घूमने भी आता है वो भी एक मान लिया गया। और अब जम्मू के एमएलए कौन होगा उसका फैसला बाहर का वोटर करेगा। यानी कांग्रेस को अपने ही देश के गैर कश्मीरी वोटर बाहरी लगते हैं। इस हिसाब से तो किसी भी राज्य में दूसरे राज्य के वोटर्स को मतदान का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। क्या कांग्रेस यही चाहती है? आज इन तमाम सवालों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कश्मीर में नए वोटर, परिवार लिमिटेड को डर। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको बताता हूं कि ये बाहर वाले आखिरकार है कौन जिस पर चोट करी जा रही है। आखिरकार ये कश्मीर में नई वोट क्रांति का विश्लेषण क्या है? इसका पहला तथ्य है जम्मू कश्मीर की सत्ता में नागरिकों की एक जैसी भागीदारी होगी। ये जो सामान्य देश में होता है वो जम्मू कश्मीर में होगा। दूसरा तथ्य है जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय वोटर्स की संख्या 25 लाख है। ये सबसे बड़ा डर है और ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। डर इस बात का है कि ये 25 लाख वोटर अगर ऐड होंगे तो कहानी बिगड़ जाएगी, ऐसा डर लग रहा है परिवारवादी पार्टियों को। चौथा तथ्य, गैर स्थानीय लोगों को भी जम्मू कश्मीर की विकास में बड़ी भूमिका है। आप ये देखिए कि देश कमाता है और देश से पैसा महाराष्ट्र में भी जाता है, जम्मू कश्मीर में भी जाता है। दिल्ली के व्यक्ति को महाराष्ट्र में हक है वोट डालने का, जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को महाराष्ट्र में हक है, दिल्ली में हक है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल सब जगह हक है। तो बंगाल, यूपी, बिहार के व्यक्ति को
क्यों नहीं हक होगा जम्मू कश्मीर में रहने वोट डालने का? अगर वो वहां पर रह रहा है तो क्या वहां के लिए वीजा चाहिए? क्या वहां के लिए एक नया पासपोर्ट चाहिए? वहां पे वोटिंग अधिकार नहीं मिलेगा? बाहर वाले हैं कौन? इस देश में लकीरें कौन खींच रहा है? बंटवारा कौन कर रहा है? आज इसका खुलासा करूंगा मैं। पांचवा तथ्य, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दूसरे राज्यों में वोटिंग का हक है। बड़ा सवाल, क्या परिवार लिमिटेड वाले जम्मू कश्मीर में बंटवारे की लकीर खींच रहे हैं? आज इसी बड़े सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। नीलोफर मसूद है, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। रविंद्र शर्मा है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उनका अभिनंदन है। माजिद हैदरी पत्रकार है और चिंतक है कश्मीर मामलों के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत माजिद हैदरी आपसे करता हूं। ये बाहर वाले हैं कौन आखिरकार जम्मू कश्मीर में, जिस पर इतनी तिलमिलाहट हो रही है? 40 सेकंड। जी अमीश भाई, बिल्कुल सही बात है। ये बाहर वाले हैं कौन? गरबा के पंडाल में एक मुसलमान नहीं जा पाता, लेकिन कश्मीर जो है वो सब हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, बिहारी, बंगाली सबों का है। तो सबसे पहले यह बात है कि जो हिंदुत्व का षड्यंत्र है ये इतना खतरनाक है कि जिसमें मेरे डोगरा भाइयों को बख्शा नहीं जा रहा। डोगरा भाइयों के वोट से भाजपा को इतना डर लगता है कि भाजपा बाहर से बेघर लोगों को वोट डालने के लिए जम्मू में लाएगी, ताकि जम्मू में डोगरा भाई मेरे के बदले, डोगरा स्वाभिमान के बदले आपके 40 सेकंड समाप्त होते हैं। अब मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं। मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं ये बाहर वाले लोग हैं। आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर रहता है वो बाहर वाले लोग हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरे देश में वोट डालने का अधिकार है या नहीं? इसका जवाब दीजिएगा 5 सेकंड के अंदर, हां या ना। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जब गरबा के पंडाल में गरबा के पंडाल पर चर्चा नहीं है, जिसमें कोई बाहर वाला कैसे वोट देगा? फिर आप ये हिंदू मुसलमान के बीच में चर्चा नहीं है, जम्मू कश्मीर मुसलमान का नहीं है और वह हिंदू वर्जित है। ये लाइन लेना बड़ा गलत है, बेहद आपत्तिजनक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब मिल सकता है इसका। अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो मैं दे दूंगा अगले 20 सेकंड के अंदर। सर मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है माजिद जी, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, पूरी माजरत के साथ। डोगरा स्वाभिमान के लिए, अपने डोगरा हिंदू भाइयों के लिए मातम मना रहा हूं। एक सेकंड। षड्यंत्र कितना खतरनाक है। मेरे डोगरा भाई लुट गए। ड्रामा नहीं, इट इज अ सीरियस पॉलिटिकल डिबेट। आई एम अगेंस्ट सेइंग, अरे मेरे डोगरा भाई आज मर रहे हैं। एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट माजिद। मेरे डोगरा भाई, मेरे ऑडियो डाउन करिए माजिद जी का। माजिद जी सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, पॉइंट को सुनिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में वोट डालने का अधिकार है या नहीं? हां या ना में जवाब दे दीजिए। क्या दिक्कत है इसके अंदर? भाइयों के बदले कोई घुसपैठिया वोट नहीं डाल सकता। हम किसी घुसपैठिए का हक, हमारे डोगरा भाइयों का हक महाराष्ट्र के लोग, आई ऑब्जेक्टेड। व्यूअर्स, आपने सुना क्या बोला गया कि जो महाराष्ट्र का व्यक्ति है, जो दिल्ली का व्यक्ति है, जो उत्तर प्रदेश का बाशिंदा है, जो बिहार का बाशिंदा है, वो घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया है। मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, लकीरें कौन खींच रहा है इस देश के? अब आपने, यू मेड योर पॉइंट, यू स्पोक फॉर 2 मिनट्स। माय हम्बल सबमिशन, मिस्टर हैदरी, हियर मी आउट नाउ। गौरव भाटिया, लकीरें कौन खींच रहा है? आरोप तो लगता है कि बीजेपी बंटवारा कर रही है, लेकिन ये बंटवारा कर कौन रहा है और किस नाम पे कर रहा है? अभी जी, सबसे पहले आपने देखा किस तरह से जो हमारा राष्ट्रीयता का एक रिश्ता है वो कमजोर पड़ जाता है। भारतीय अपने ही देश में इन जैसों के लिए घुसपैठिए हो गए, लेकिन रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो धर्म के धागे से ये बंधे रहते हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। ये जो आंखें हैं ना माजिद हैदरी की, इसको गौर से देखिए। आंसू टपक नहीं रहे, लेकिन अंदर ये खून के आंसू रो रहे हैं। और क्यों रो रहे हैं मैं बताता हूं। वाल्मीकि समाज भारतीय है, कश्मीर में रह रहा था। अनुच्छेद 370 तब तक हटाया नहीं गया, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके मूल अधिकारों का हनन हुआ जी। 15 साल से लोग कश्मीर में है, जम्मू में है, उनको वोट डालने का हक नहीं था विधानसभा चुनाव में। आज जब ये गलती, ऐतिहासिक गलती जो कांग्रेस पार्टी ने करी,
पीडीपी ने करी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करी, उसका सुधार हो रहा है, तो इनके मन में मिर्ची लग रही है। और कैसे ये देश बदला है मैं बताता हूं। आप देखिए अमित शाह जी 35 साल बाद कोई गृह मंत्री पॉइंट है, गौरव भाटिया जाता है। पॉइंट है, आप समझा नहीं पा रहे या आपको समझाना आता नहीं है? दिक्कत क्या है? शासन में तो आप है। नहीं, किसको? जो लोग बुरहान वानी को अपना हीरो मानते हैं उनको कांग्रेस को क्यों नहीं समझा पा रहे? कांग्रेस जो लोग पाकिस्तान से, चलिए माजिद हैदरी को छोड़िए, आप कांग्रेस को क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए अमीर जी, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अनुच्छेद 370 के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया घिसते घिसते घिस जाएगा, और घिसा नहीं पाए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी सुनिश्चित करते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हटाया जाए। इनको समझाने के लिए कुछ वजह ही नहीं है। इनकी सोच तो कब से खराब हो रखी है। हम जम्मू कश्मीर की जनता के विकास के लिए लड़ रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं किस तरह से कश्मीर में विकास की धारा बह रही है, कैसे बदलाव आया है। माजिद हैदरी, ये बदलाव के लिए है। 40 सेकंड माजिद हैदरी। गौरव भाई, क्या भाजपा इतना जम्मू कश्मीर की जनता से डरती है कि वो अपने वोटर लेके बाहर से आएगी? क्या उसे जम्मू के डोगरा भाइयों पर, हिंदू भाइयों पर भी यकीन नहीं कि भाजपा के लिए आज जम्मू का डोगरा हिंदू भाई वोट देगा? कि आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे घुसपैठियों को और आप वोट डलवाएंगे? अरे इतना कमजोर हो गई आज भाजपा। आप जरा देश को बताइए, इतनी कमजोर हो गई आपकी पार्टी। भारत में बाहर का कौन है? मेरा सवाल तो सुनिए, भारत में बाहर का है कौन? बात है गौरव भाटिया की, जो कानून देश भर में लगता है वही जम्मू कश्मीर में लगेगा। ये समझाइए। अरे आपको डोगरा भाइयों का हक खाएगा वो बाहर का है, वो घुसपैठिया है, वो बहरूपिया है। अरे डोगरा भाइयों के लिए मातम आप ना मनाइए। आप तो खुद मरे हुए हैं, विचारधारा से मरे हुए हैं। आप क्या मातम मनाएंगे? आप बुरहानवानी का मातम मनाया करिए। मनाएगी मेरे डोगरा भाइयों का। आप बोल दीजिए। चलिए एक सवाल है मेरा, एक सवाल का उत्तर देंगे माजिद। आप ये सुन लीजिए माजिद, एक सवाल का उत्तर देंगे। हूँ। बताइए, सुनिए, चिल्लाइए मत। पहले एक बात बताइए, एक सवाल का उत्तर देंगे, एक सवाल का केवल बताइए। तैयार है? चुनौती है। तैयार है? आवाज आ रही है? देखिए हमको यहाँ ना, देखिए हम कोई क्विज खेलने नहीं आए, यहाँ पे मंच पे सीरियस विषय चल रहा है। डोगरा भाइयों के अधिकार लिए जा रहे हैं, आप यहाँ मेरे साथ मजाक आप कर रहे हैं। देखिए मजाक आप कर रहे हैं डोगरा, देखिए मजाक आप कर रहे हैं, सीरियस बात हो रही है। एक सेकंड, लेट गौरव भाटिया ने एक बड़ा वैलिड सवाल खड़ा कराया, और ये आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो गौरव भाटिया ने बोला है। और मैं कहना चाहता हूं ये बाहर का है कौन आखिरकार। मैं रुक करना चाहता हूं रविंद्र शर्मा का और रिजवान अहमद का। रविंद्र शर्मा जी, आप बड़े वरिष्ठ नेता है, आपकी बाइट मैंने सुनी। आपने कहा अब जम्मू का एमएलए कौन होगा उसका फैसला बाहरी वोटर करेगा। ये कौन है बाहरी वोटर? हु इज द बाहरी वोटर? देखिए, हिमाचल का फैसला अगर जम्मू के 25 लाख वोटर करें तो वो देश हित में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाजपा को बहुत बड़ा मैंडेट जम्मू ने दिया। मैं जम्मू की बात पहले करूंगा। कश्मीर के अंदर जो मजदूर गए थे, जो कश्मीरी पंडित बसे थे पिछले 10 साल में, जो जम्मू के मुलाजिम गए थे 136 दिन से वो जम्मू में धरने पे हैं, वहां उनको तो बचा नहीं सकते। जम्मू विल बी द वर्स्ट सफरर। रविंद्र शर्मा जी, आई एग्री विद योर ईच ऑफ द पॉइंट्स, बट माय क्वेश्चन सर टू यू इज, सर मेरा सवाल आपसे बेहद महत्वपूर्ण है। जो आप ही ने बात बोली, आपने बोला जम्मू का एमएलए कौन होगा उसका फैसला बाहरी वोटर करेगा। मेरा सवाल यह है कि वो बाहरी वोटर कौन है? बिल्कुल आप ही को समय दे रहा हूं मैं। बाहरी वोटर कौन है? देखिए, बताइए। मेरे जवाब को सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं जम्मू में रहता हूं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट वाला भारी वोटर है, जरूरी नहीं है। भारी वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर का जो है, अगर आप करेंगे वो मैं समझता हूं लगना है। क्योंकि कानून में ऑर्डिनरी रेजिडेंट, गौरव भाटिया जी वकील है, मैं थोड़ा सा कानून में भी जानता हूं, लेकिन उसकी स्पिरिट ये नहीं है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन में वो तमाम लोग जो यहाँ पे जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जो यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं है, जो वहां पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है तो उसको वोटिंग राइट मिलता है कि नहीं मिलता? कोई रिप्रेजेंटेशन किसी कानून में कोई ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन इंटेंशन है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब सिर्फ
शर्मा जी, रेजिडेंस है। शर्मा और ये जी, भी वहां लिखा से है लाखों कश्मीरी मैं हिंदू उसमें आ रहा पंडित हूं भाई कि भगा दिए क्या गए, जरूरत पड़ उनको गई? भी अभी भी कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी सरकार को चुन ले वापस जाकर। चलिए, उनको नहीं है। अब जो वहां पर पिछले 2 साल से रह रहे हैं उनको भी नहीं देना चाहिए। यानी ये मैच, इस मैच के नियम भी मैं तय करूंगा, इस मैच के खिलाड़ी भी मैं तय करूंगा, इस मैच में विपक्षी टीम कौन सी होगी वो भी मैं तय करूंगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? और आपने कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आप कह रहे हैं कि बाहरी कौन है? जवाब तो सुन लीजिए, जवाब देने दीजिए कि आपके सवालों के बौछार इतने हैं कि मैं सोचता हूं मैं चुप करके बैठूं, आपके सवाल सुनता रहूं। माफ करिए, मुझे मेरा जवाब सुन लीजिए। आपका जवाब सुन रहा हूं मैं। हकदार वोटर है उसको कौन होता है हकदार वोटर? कौन रोकता है? कौन है हकदार वोटर? इसका निर्णय कौन लेगा? इलेक्शन कमिशन नहीं लेगा तो कौन लेगा? हकदार वोटर कौन है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां निर्णय लेंगी? हकदार वोटर कौन है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहेगा, उसके पास कौन सा आंकड़ा वो कहे कि 25 लाख वोटर जो है वो हम ला रहे हैं बाहरी वोटर। और कैसे बाहरी हो गए वो लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, जम्मू में काम कर रहे हैं, वो बाहरी कैसे हो गए? जम्मू कश्मीर मैं कहता हूं जो बाहरी, जो हकदार नहीं है। रिजवान अहमद, आप किसी को भी कल किसी को नहीं उठा रहे, कोई पाकिस्तान से नहीं लेके आ रहे, कोई बांग्लादेश से नहीं लेके आ रहे, भारत का नागरिक ही है वो भी। पंजाब का बनाना चाहिए, हिमाचल का बनाना चाहिए। रिजवान अहमद, हमारा सवाल है, जम्मू वाला आज ये पूछता है। रिजवान अहमद, बंटवारा बीजेपी करती है, बंटवारा हिंदू मुसलमान से होता है, बंटवारा फलाने से होता है। अब तो वोटर भी बांटे जा रहे हैं जी। अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर का वोटर नहीं आ सकता, और जम्मू कश्मीर का वोटर जो है, जो अधिकार है उसका, वो पूरे देश में कहीं भी वोट डाल सकता है अगर वो वहां पर रहता है, वहां पर काम करता है। तो ये तो बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी है डिवाइड की कंट्री के अंदर एक। जी जी जी, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हमारे भाई ने बोला कि गरबा में, बोल लूं भैया? रविंद्र शर्मा शांत। अभी हमारे भाई ने बोला कि गरबा में एक विशेष वर्ग नहीं आ सकता, और वहां जम्मू एंड कश्मीर में बाहर के लोगों को ले जाके आप वोट पड़वा रहे हैं। बड़ा अजीब सा आर्गुमेंट है। गरबा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। गरबा मान्यताओं, आस्था से गवर्न होता है। चुनाव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से गवर्न होता है। खुदा के वास्ते जब नेशनल टीवी पर आते हो थोड़े अच्छे आर्गुमेंट दे दिया करो भाई। पहली बात, अगर आपको इस फैसले से शिकायत है, अगर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कोई वायलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। आप लोग को सुप्रीम कोर्ट खेलने का तो विशेष शौक है। दूसरी बात, अमीश भाई जब 370 हटा था तो लोग बड़ी खुशी बना रहे थे, मैं नहीं बना रहा था, क्योंकि 370 हटना समस्याओं का अंत नहीं था, समस्याओं के अंत की शुरुआत थी कि वो कैसे धरातल पर एग्जीक्यूट होगा। तो ये लोग क्या समझ रहे थे, बस कागज पे 370 हट गया, बाकी जम्मू एंड कश्मीर वैसे ही चलता रहेगा जैसा 70 साल से चल रहा था, बस वो एक फॉर्मेलिटी थी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करनी थी। नहीं, 370 का हटने का मतलब था पूरा निजाम, पूरा तरीका, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा गवर्नेंस, पूरा नजरिया जम्मू एंड कश्मीर का बदला जाएगा और भारत के साथ उसका एकीकरण होगा, संपूर्ण एकीकरण। तो इन लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए था कि आने वाले वक्त में बहुत से ऐसे फैसले आने जा रहे हैं जो इनको चुभेंगे। और आखिरी बात, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बाहर के वोटर्स को अलाउ करना, ये जम्मू एंड कश्मीर के ताबूत में आखिरी कील है डेमोक्रेसी की। मेरा मानना बिल्कुल उल्टा है अमीश भाई। बाहर के वोटर्स को अलाउ करना एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये ताबूत में आखिरी कील नहीं है। ये उस ताबूत में जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था को दफन कर रखा था, उस ताबूत में से सरकार ये आखिरी कील गाड़ नहीं रही है, आखिरी कील उसमें से निकाल रही है
ताकि ताबूत के ऊपर जो पटरा है उसको हटाया जाए। तो तकलीफ शर्मा जी को क्यों हो रही है? अंदर 70 साल से सड़ रहा था, तो शर्मा जी क्यों परेशान हो रहे हैं इससे? रविंद्र शर्मा कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? कांग्रेस किस लिए परेशान हो रही है बता दूं, बड़ी प्यारी बात पर खत्म करूंगा। जी 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 सुनिए, एक मिनट, मुझसे पूछा, एक मिनट अमित भाई। शर्मा जी आप ही की बात आ रहा हूं, उसके बाद ऑडियो डाउन करिए शर्मा जी का। 10 सेकंड रिजवान अहमद। क्या खूबसूरत बात पूछ ली आपने कि कांग्रेस को क्या परेशानी है। यहां जितने लोग बैठे हैं सबको पता होगा, और आपके श्रोताओं के लिए बता रहा हूं, 1963 में, ये वो कांग्रेस है, वो 1963 में साहब हजरत बल से हजूर का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहब बाल खो जाता है, बाल। तो नेहरू जी अपने ओएसडी से बोलते हैं कि तुम जम्मू कश्मीर जाओ और वो बाल को ढूंढो, तुम आर्मी लगाओ, क्योंकि अगर वो बाल नहीं मिला, तो जम्मू एंड कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। और 3 दिन के अंदर वो बाल मिल जाता है। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी से जो ये बोल रही हो कि हजूर का अगर बाल नहीं मिला तो जम्मू एंड कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, ऐसी कांग्रेस पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं? ठीक है, रविंद्र शर्मा जी, आज आपने करियाना स्टोर और प्रोविजन स्टोर पे भी फैसला किया कि बीयर और वाइन मिलेगी। ये जम्मू टेंपल सिटी है, ये माता वैष्णो देवी का दरबार है, यहाँ 1 करोड़ यात्री आता है, वो शराब पीने के लिए आता है। 70 साल में 225 दुकानें खुली थी शराब की, और भाजपा के 2 साल में 51 दुकानें वन गो में खोली गई। और आज कल से ऑर्डर किया गया कि तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर पे बियर और शराब मिलेगी। क्या ये है जम्मू कश्मीर में? अच्छा ठीक है, ये आपका एक वक्तव्य है, लेकिन वो टॉपिक का हिस्सा नहीं है। लेकिन आपने बोला गौरव भाटिया इस पर जवाब दे देंगे। वक्तव्य नहीं है, ये भाजपा का नया जम्मू कश्मीर है। नीलोफर जी भी इंतजार कर रही है। रविंद्र शर्मा जी, आपको 3 बारी बोलने का मौका मिला, आपने अपनी बात को रखा। ऑडियो डाउन करिए नीलोफर जी एंड देन गौरव भाटिया। नीलोफर, समस्या क्या है? क्या परिवारवादी तंत्र समस्या है? उनकी प्राइवेट लिमिटेड दुकानें बंद हो रही हैं, शटर डाउन हो रही है, दैट इज द प्रॉब्लम? ये बाहर वाले कौन है? देखिए, बाहर वाले अंदर वाले, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर ये कहते हैं कि बीजेपी जो है ये हर देश के वासी का सोच रही है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, इससे पहले भी काफी और रियासतों में इलेक्शन हो गए, तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले ही जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा हो, एक फिगर दिया हो कि आपके 25 लाख या उससे ज्यादा लोग जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 जो पहले हुआ, उस वक्त अभी यहाँ पर मेरे भाई को यहाँ पर कह रहे थे कि हम डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करते हैं। जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, दैट वाज अनडेमोक्रेटिक, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने डिलिमिटेशन कराई। डिलिमिटेशन जो आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए कराई, उसमें आपने पहले ही मेंशन किया कि 7 सीटें आपकी बढ़ेगी, और वही 7 सीटें डिलिमिटेशन कमीशन बनता है और वो 7 सीटें चलाते हैं, जिसमें 6 सीटें आप जम्मू को दे देते हैं। वो भी यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन उस डिलिमिटेशन में आपने बाउंड्रीज को चेंज किया। आपने चिनाब वैली, जहां पर पहले 6 सीटें थी, वहां पर 8 दे दी, और फिर कोशिश की जहां पर कम से कम 5 सीटों पर मुस्लिम मेजॉरिटी आती थी और रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। उसके बाद आपने ऐसे डिलिमिटेशन कराई जहां पर इस वक्त 5 जो है 8 में से वो हिंदू मेजॉरिटी में चली जाती है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम सीटें कम हो रही है, हिंदू सीटें बढ़ रही है। तकलीफ उस बात की है। इस समय की बड़ी खबर है, किरेन रिजिजू का जयराम रमेश को जवाब आया है कश्मीर के मामले पे। कश्मीर विलय में देरी की वजह पंडित नेहरू थे, ये कहा गया। महाराजा हरि सिंह ने किया था अनुरोध, ये कहा गया है, और जुलाई 1947 को ही किया था यह अनुरोध। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, नेहरू ने अनुरोध को अस्वीकार किया था। किरेन रिजिजू ने जयराम रमेश को जवाब दिया है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया था जिसमें
किरण रिजिजू का कहना है कि तथ्य गलत थे, भ्रामक हैं और पंडित नेहरू ने विलय में देरी करी। अगर वो देरी ना होती तो जम्मू कश्मीर में आज इतनी बड़ी समस्या ना होती, ऐसा इतिहासकार भी मानते हैं। मैं सीधा रुख कर सकता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, अभी आपको पता लग गया समस्या क्या है? जो बात नीलोफर जी ने कही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने बोला हिंदू आबादी में सीटें बढ़ रही हैं, मुस्लिम आबादी में कम हो रही हैं। देखिए, यही इनकी तकलीफ है और संविधान जो है ये लोग पढ़ते नहीं हैं। दर्शकों को संविधान की समझ भी होनी चाहिए। मैं वही बात रख देता हूं। पहली बात, अनुच्छेद 19 मूल अधिकार है हर नागरिक का। अमीश जी, स्वतंत्रता देता है, अधिकार देता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरी बात, अनुच्छेद 370 का पहला शब्द था टेम्पररी, अस्थाई। चाचा नेहरू में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि घिसते घिसते घिस दें। तभी मैंने कहा श्री नरेंद्र मोदी जी आए और यही रुदाली गैंग आके छाती पीट के कहता था हटा के दिखाओ, हटा दिया। लेकिन अब तो ये बता रहे हैं कि छाती क्यों पीट रहे हैं। एक सेकंड, लेट मी गेट योर व्यू ऑन दिस। अब तो ये कह रहे हैं कि ये छाती क्यों पीट रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप हिंदू बहुल इलाकों में सीटें बढ़ा रहे हैं और मुस्लिम बहुल में कम हो रही हैं। समस्या है, 2 लाइन के अंदर नीलोफर जी ने समस्या बताई है अपनी। अमीश जी बिल्कुल, और अगर इनके जैसे लोगों को दर्द होता है तो अच्छा है ये दर्द। मैं आपको बताऊं क्यों। आप ये बताइए, पीओके से विस्थापित लोग जो भारत में जम्मू कश्मीर में हैं, उनको दशकों तक वोटों का अधिकार नहीं दिया वोट करने का। जी। कश्मीरी पंडित प्रताड़ित, उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिला। आज मिलने जा रहा है। मुझे जवाब दीजिए, क्या कर रहे हैं? और सुनिए, अभी बीच में अपनी बात बोलिएगा, इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चुप कराइए, चिल्लाइए मत पहले। चुप करिए, चुप करिए पहले। आप संविधान का रिस्पेक्ट करती है? आप तो पढ़कर आए हैं ना। मैं बता रहा हूँ, मैंने क्यों कहा संविधान का। आप हमें यहाँ पर लेक्चर देंगे, आप हमें लेक्चर देंगे उसका। अच्छा, मुझे बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आप मानते कि नहीं मानते? अगर आप मानते हैं, उनकी जजमेंट्स में पढ़िए, संपर्क प्रकाश की जजमेंट पढ़िए, क्या लिखा है उसमें, शाम क्या लिखा है उसमें? सुनिए, हाँ बता दीजिए क्या लिखा है, ये भी बताइए दर्शकों को। कैसे? आप तो पढ़कर आते हैं ना, हम जैसे लोग तो पढ़कर नहीं आते। तो हमें पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। आप तो ज्ञान गुरु जवाब देंगी तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ज्ञान दे दीजिए। चिल्लाइए मत। एक तो सुनिए, बुरहान वानी को हीरो बता रहे थे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, कह रहे थे मस्जिद से आवाज आ रही है। बोलिए, चलिए, बुरहान वानी आतंकवादी है। चलिए, आपका ये नकाब हटाते हैं, जहरीला चेहरा दिखाते हैं जनता को। बोलिए, चलिए, बुरहान वानी आतंकवादी है। बोलो, बुरहान वानी आतंकवादी है। बोलो, क्यों? महीने की तनख्वाह बंद हो जाएगी पाकिस्तान वाली। ये परमानेंट हो गया है। इनको ये भी नहीं पता है अमीर जी। खिलाफ बोलते हैं। सुनिए, ये लोग दीमक की तरह है। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे थे हम चीन की मदद लेंगे। किसको कहते हैं? फारूक अब्दुल्ला ने क्यों बोला हम चीन की मदद लेंगे? वोटर किसको कहते हैं? एक सेकंड जो है, देखिए नीलोफर, आप बीच में बोल रही हैं, मेरा निवेदन है। गौरव भाटिया, आप भी शांत हो जाइए। मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल के साथ जाना चाहता हूं, सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ काफी देर से अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। एक सेकंड गौरव, मैं आपको मौका दूंगा। माजिद हैदरी, एक बात बताइए, अभी आप कह रहे थे कि बाहर के लोग कैसे आ सकते हैं। एक बात बताइए, महबूबा मुफ्ती के पिताश्री जिनका स्वर्गवास हो गया, मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 में इलेक्शन कहां से लड़े थे? जानकारी है आपको? फ्रॉम वेयर ही फॉट इलेक्शन? 1989 में इलेक्शन कहां से लड़े थे बताइए ना। जब मंत्री बने उसके बाद वो कहां से लड़े थे चुनाव? देखिए अमीश भाई, आप एक और चीज इतिहास की, मैं इतिहास की नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा बेसिक सवाल है। कहां से लड़े थे? कहां से लड़े थे? मेजॉरिटी में है। नहीं, कहां से लड़े थे चुनाव वो? देखिए, उससे
देखिए, इलेक्शन कौन कहां से लड़े की बात नहीं है। बात यह है कि जम्मू कश्मीर वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 1989 में इलेक्शन लड़े थे। आप इसीलिए बोलने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे थे। वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लड़े थे। अगर वो वहां पर लड़ सकते हैं इलेक्शन, तो ये क्यों नहीं लड़ सकते? ये क्यों नहीं वोट डाल सकते? मुजफ्फरनगर का वोटर क्यों नहीं वोट डाल सकते जम्मू कश्मीर में? अब आप मेरा जवाब सुनने का बर्दाश्त रखिए। ठीक है। देखिए, माशाल्लाह हमारे देश में केवल एक जगह जम्मू कश्मीर जहां मुसलमान मेजॉरिटी में, और क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज लानी है, हिंदुत्व का एजेंडा है, तो आज मेरे डोगरा भाइयों को बलि चढ़ा दिया गया। उन डोगरा भाइयों को जिन्होंने धारा 370 का जनाजा निकलने पर तालियां बजाई थी, ढोल बजाए थे, मिठाइयां बांटी थी। अरे भाजपा ने आज साबित कर दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, और आज मेरे डोगरा भाई ठगे गए हैं। जी, गौरव भाटिया ऐसा कर रहे हैं आप, इतना धोखा क्यों दे रहे हैं? ठीक है, गौरव, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई फॉर 40 सेकंड्स। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, देन आई विल गो टू रिजवान अहमद। गौरव जी, देखिए ऐसा है, मैं समझता हूं मेरी शान के खिलाफ होगा ऐसे व्यक्ति की बात का उत्तर देना जो कहता है तालिबानी स्वतंत्रता शान के खिलाफ। और ये माजिद हैदरी जो यहाँ बैठा है, चुप कर, चाहने वाले चुप कर, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, की शान मुझे इनको चुप कराइए। माजिद हैदरी अपने टाइम पे बोलिए। आप तो उड़ के पाकिस्तान में गिरेंगे। माजिद हैदरी शांत 40 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा प्लीज। नहीं, ये क्या बात है उड़ के? मैंने माजिद हैदरी से केवल एक बात कही, मैं अभी भी अपना समय भी तुम्हें दे दूंगा भाड़े के टट्टू, लेकिन ये बताओ कि बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं है? बोल, बस इतना बोल। देखे, मैंने आप करके बात की, बोल नहीं कहा, तू नहीं कहा, तुम नहीं कहा, फेंकूंगा, ठोकूंगा, आप करके करो या तुम करके करो। अगर आप भारत के लिए अच्छी भाषा का इस्तेमाल करो, तो आपकी कोई बारी नहीं है भारत में, समझ गए? आपकी बदतमीजी में आप अकेले व्यक्ति नहीं, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बदतमीजी मत कीजिए, पहले तमीज सीखिए। औरत को भी बदतमीज बोल रहे थे, तमीज नहीं आपको बात करने की। आप यहाँ पे सड़क का गुंडा नहीं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशिक, चुप कर। आप समझते हैं आप पार्टी के प्रवक्ता हैं? सुन लीजिए, आपको यहाँ किसी सड़क के गुंडे को नहीं बुलाते मंच पे। पार्टी के प्रवक्ता हैं, तमीज से बात कीजिए। अगर तमीज नहीं है तो दबाव जाइए। भारत का अभिन्न अंग है, हर भारत को आपसे आप करके बात करते हैं, तुम बदतमीजी पे उतर आते हैं। वोट डाले, और ये हक है। आपकी परवरिश पता चलती है आपकी बदतमीजी से। वोट डालेगा तो मिर्ची तुम्हें क्यों लगी? मिर्ची तुम्हें क्यों लगी? पाकिस्तान के दलाल हो। देखिए, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप वहां पे लोग अगर हैं, बदतमीजी एक साल से ज्यादा से है, पार्टी की वो वोट डालेंगे, तुम्हें डर लगता है? जी अब देखिए, अब सीज़फायर करिए थोड़ी देर के लिए। तू कहना बंद करो। पाकिस्तान तमीज की बात कर रहे हो। एक सेकंड, लेकिन ऑल ऑडियोज। माजिद हैदरी, मैं आपसे 10 सेकंड एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, तो मुजफ्फरनगर का वोटर वोट क्यों नहीं डाल सकता? और आपको क्यों लग रहा है वो हिंदू ही होगा, वो मुसलमान भी हो सकता है, आप इस मंच पे एंकर हैं, आप इस मंच पे एंकर हैं, आप इस मंच पे एंकर हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता से आप करके बात कर रहा हूं। एक सेकंड ना, आप और तुम पे मैं उलझना भी नहीं चाहता। देखिए, ये तो कोई गुंडागर्दी अब किसी को कोई तुम बोले, कोई किसी को आप बोले, किसी को तुम बोले, इसकी अब मैं अभी ये नहीं बता सकता कि आप बोलिए तुम बोलिए। आप दोनों हम उम्र हैं, आप दोनों हम उम्र हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों अपना वक्तव्य संभाल के दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल, देखिए माजिद हैदरी, गौरव भाटिया से आपको इतना प्रेम क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार गौरव भाटिया के प्रति आपका प्रेम पूरा निकल रहा है। मेरा निवेदन ये है कि गौरव भाटिया के साथ थोड़ी अपनी आशिकी बंद करिए, माजरत के साथ आपको मैं बोल रहा हूं, और थोड़ी देर के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद के सवाल पर डब्बा गोल क्यों हो रहा है? मैं तो बड़ा ओके गौरव जी, कुछ इतिहास को भाड़ में जाने दीजिए। आज की बात कीजिए, कल की बात कीजिए। मेरे गौरव लाइटर नोट आई एम टेलिंग है, क्या आप उन्हें जम्मू से भी अब निकालेंगे? भैया भगवान अपने बात बुला ले। इतिहास में पीछे पड़ गए। इनकी मोहब्बत हमें नहीं चाहिए, ये बुरहान वानी को मोहब्बत करते हैं। तो मेरी बाबरी मस्जिद कहां गई मुझे बताओ। इतिहास की बात करोगे ना, मुझे बताओ मेरी बाबरी मस्जिद कहां गई? एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूं, रुडाली गैंग को मेरा एक बड़ा मतलब प्रेम भरा संदेश भी है, एक मैसेज भी है। क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो, अपनी सेहत खराब कर रहे हो? कभी बोलते हो बाबरी मस्जिद थी वहां पर, खत्म समाप्त हो गई,
अब वहां भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। 370 था, अब 370 समाप्त हो गया है। उस पर रोना पीटना, मतलब उस पर अपना ब्लड प्रेशर हाई करना बंद करिए। वो सब कुछ होता था, वो सब कुछ होता था। जैसे मुगल सल्तनत होती थी आपके लिए, वैसे ये सब चीजें थी, अब ये समाप्त हो चुकी है। इसलिए अपना बीपी वगैरह इस पे नॉर्मल रखिए। लेकिन मुजफ्फरनगर से जब मुफ्ती मोहम्मद सईद रिजवान अहमद चुनाव लड़ सकते हैं, तो मुजफ्फरनगर का हिंदू सिख ईसाई या मुसलमान जम्मू कश्मीर में वोट क्यों नहीं डाल सकता जब वो वहां पर काम करता है? पॉइंट ये है। और कैसे प्री नोशनल है ये सब कुछ, ये सब लोग मुसलमान ही होंगे, ये सब लोग। आज देखिए अमीश भाई, एक सेकंड शांत, माजिद हैदरी ऑडियो डाउन करिए। माजिद हैदरी का अब अनरीजनेबल कर रहे हैं माजिद हैदरी आप। रिजवान अहमद। अमीश भाई, अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर में आ नहीं सकता वोट डालने के लिए, तो यह बात तब अच्छी लगती, मान लिया 1 मिनट के लिए अच्छी लगती फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जब तुम अपने कश्मीर में, जो तुम्हारे कश्मीर में वोट डालते थे, उन्हें 1990 में कश्मीर से बाहर जाने न देते, तब तुमने उनको जाने दिया। आज तुम आने वालों पे एतराज कर रहे हो। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मैथमेटिक्स है, बैंक का ब्याज है। तुमने 4 लाख भगाए थे, अब हम 25 लाख भेजेंगे। इसी तरह जब तुम 4 मारोगे तो हम 25 मारेंगे। तुमको ये पता नहीं था कि जो तुम 4 लाख भगा रहे हो, तुम क्या सोच रहे थे ये भारत हमेशा के लिए भूल जाएगा? मानो या ना मानो, ये उसी दौर का हिसाब है, उसी दौर का कर्मा है, और उसी दौर की ये नीति है और ये इंसाफ है जो आज आप लोगों के साथ हो रहा है। अमीश भाई, नेहरू ने, शेख ने अकॉर्ड करके पहले चुनाव में बेईमानी करी, राजीव ने, फारूक ने 1987 में बेईमानी करी। इन दोनों ने मिलकर, एनसीपी और कांग्रेस ने कश्मीर के लोकतंत्र को लूटा, और पीडीपी के अलगाववाद ने कश्मीरियत को लूटा, वहां के समाज को लूटा और वहां पे हिंदुओं को भगवाया। वो जो हिंदू गए हैं, मैं ब्याज के 30 साल बाद वापस आ रहे हैं, और इसलिए तुम लोग फड़फड़ा रहे हो। तुम सोच रहे थे कि कश्मीर में अब कभी घंटा नहीं बजेगा। कश्मीर में घंटा भी बजेगा और कश्मीर का एक दिन मुख्यमंत्री भी हिंदू बनेगा। अरे रिजवान भाई, कभी तो मुसलमानों की बात कीजिए। हर वक्त भागवा इस्लाम इधर फैलाते, कभी मुसलमानों के हक की बात कीजिए। एक मंच पे कभी लोकतंत्र की बात करोगे, कभी मुसलमान की करने लगोगे, कभी भारत की करोगे, कभी पाकिस्तान की करोगे। बात नहीं करते यार तुम एक बात तय कर लो, तुम किसकी बात करना चाहते हो? तुम तय कर लो ना माजिद। अरे माजिद, तुम तय कर लो, तुम किसकी बात करना चाहते हो? मुसलमान की चाहते हो, भारत की चाहते हो, पाकिस्तान की चाहते हो? चाहते किसकी हो तुम यार? क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं। अरे हम माइनॉरिटी हैं, पहले माइनॉरिटीज की। कश्मीर में तुम माइनॉरिटी हो, कश्मीर में तुम माइनॉरिटी हो। तुमने जब कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगाया था, जब तुम माइनॉरिटी थे, क्या तुम्हें आज हो क्या गया है? नशा करके आए हो क्या? हमने मारा ना भगाया। भाजपा को बोले ना प्रोब करें, भाजपा को बोलिए प्रोब करो, किसने मारा किसने भगाया। उस पर तो भाजपा कुछ नहीं करी। मेरे पंडित भाइयों को वापस नहीं ला रही, डोगरा भाइयों का अधिकार छीन रही है। अरे इस जम्मू कश्मीर में अब हिंदू नहीं रहेगा, कश्मीर में पंडित नहीं रहेगा, जम्मू में डोगरा नहीं रहेगा, तो कौन रहेगा? ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सी सियासत है भाजपा की? जवाब दीजिए। 2 सेकंड पहले बोल रहे थे मैं मुसलमानों की बात करूंगा, अभी 2 सेकंड पहले तुमने बोला मैं मुसलमानों की बात करूंगा, और 2 सेकंड बाद तुम डोगरा की और कश्मीरी पंडितों की बात करने लगे। अरे तुम यार आदमी हो या थाली पे रखा हुआ बैगन हो? आप देखिए, आप गाली गलौज के बगैर आप तर्क पे तो बात कर नहीं पाते ना। आपसे मैंने सवाल पूछा, कहावत है, गाली गलौज थोड़ी है यार। थाली में रखा बैगन एक मुहावरा है। कैसे रहेगा? थाली का बैंगन एक मुहावरा है, जो इधर लुढ़कता है इधर लुढ़कता है। वो गाली नहीं है थाली का बैंगन। वो तो मुझे बगला भगत दिख रहा है। मुझे बगला भगत तो मेरे सामने बैठ के मुझे ये समझा रहा है कि थाली का बैंगन क्या होता है। वो तो मैं समझता हूं। तो समझते हैं, फिर आप गाली क्यों मान रहे हो उसको? और अब आप
थाली के बैंगन होंगे भी नहीं, जैसा रिजवान अहमद कह रहे हैं। अमीश भाई, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कश्मीर में पंडित नहीं रहेगा, जम्मू में डोगरा नहीं रहेगा, तो ये कौन सा नहीं, हिंदुत्व है? कश्मीर में जरा मुझे सब बता दो, रहेंगे। भाजपा का कश्मीर कौन में सा माजिद हिंदुत्व है? हैदरी भी रहेगा, रविंद्र शर्मा जी भी रहेंगे, शेख नासिर भी रहेंगे, माजिद और नीलोफर मसूद भी रहेंगे, अलगाववाद सब नहीं रहेंगे। रहेगा, सिर्फ अलगाववाद नहीं रहेगा, खत्म बात हो गई, किसने बोला कोई नहीं रहेगा? वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर का बुधवार एडिशन। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। गौरव भाटिया, क्विकली मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये सब रोए थे बुरहान वानी के लिए, और मुझे गर्व होता है कि अमित शाह जी गए थे। अभी जिसने शहादत दी हमारे लिए, 1200 फीट की ऊंचाई पर जाके उन्होंने उसको श्रद्धांजलि दी। ये देश बदल रहा है। फिर बेवकूफ बनाया। ये क्या कहा अभी जी, सॉरी, ये क्यों बोल रही है बीच में लेडी? मुझे नहीं पता है। चीन से मदद लेने वाली लेडी, आपको चीन जाना है? उगर मुस्लिम का हाल देखा है वहां? क्यों बीच में बोल रही है? शर्म नहीं आती आपको? मुझे गर्व होता है अमीश जी, जब मैं देखता हूं कि 1,62,00,000 सैलानी ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं। ये 75 साल में अपने आप में एक कीर्तिमान है। अमित शाह जी वहां जाते हैं, और अब आतंकवादी डरे हुए हैं। जब आतंकवादी डरने लगे और नागरिक सुरक्षित हो जाए, तो ये हमारे देश के लिए भी नागरिक अच्छा तो अभी भी मारे जा रहे हैं, और उन पर तो चिंता आपको करनी पड़ेगी। नीलोफर 20 सेकंड्स। नीलोफर 20 सेकंड। वो भी खत्म होगा, वो भी खत्म होगा। एक एक नागरिक की जान की कीमत नीलोफर है, वो भी खत्म होगा। शुरुआत हो चुकी है। देखिए, जब भी इलेक्शंस हो जाते हैं, राइट टू फ्रेंचाइज जो यहाँ के नागरिकों को मिला है, दे विल कम आउट इन बल्क। जो इनके ये असर्शंस है, जो ये मैथमेटिक्स, कभी +6 -1 ये करते रहते हैं, ये इंशाल्लाह उसमें फेल हो जाएंगे। यहाँ के लोग जानते हैं इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली 5 अगस्त 2019 को क्या किया है। ये इनकी इनसिक्योरिटीज है, जो ये जेन्युइन वोटर्स को डिसएम्पावर करके यहाँ के टेम्परेरी वोटर्स को लाकर एम्पावर करना चाहते हैं। नहीं, टेम्परेरी वोटर है, वोटर तो है ही ना को हीरो बता रहे हैं। जी, एक सेकंड। रिजवान, प्रॉब्लम इज द वोटर और प्रॉब्लम इज द कम्युनिटी। इन्होंने ग्राउंड में यहाँ कुछ नहीं किया। एक सेकंड, होल्ड ऑन। कोई नया कश्मीर, एक सेकंड। रिजवान अहमद, नीलोफर, शांत होना पड़ेगा आपको, ऑडियो डाउन करिए। प्रॉब्लम अमीश भाई, प्रॉब्लम है जो एक झूठा, एक मखौटा डेमोक्रेसी के नाम पर 70 साल से कश्मीर में चल रहा था, वो धीरे धीरे उखड़ रहा है। एक बात पूछता हूं आपसे अमीश भाई, या जो ये बैठे आप इनसे पूछ लीजिए, सारी समस्या 370 हटने के बाद की है ना? सारी समस्या का जड़ वही है ना? चलो मान लेते हैं। अच्छा, तुम ये बता दो, 370 से पहले आप खुश थे? 370 से पहले आप क्या कर रहे थे? 370 से पहले आप भारत जिंदाबाद कर रहे थे? 370 से पहले आप टूरिस्ट का स्वागत कर रहे थे? क्या कर रहे थे? पत्थर चला रहे थे, पत्थर इनकाउंटर नहीं होने देते थे। तो आप तो 370 से पहले भी परेशान थे। नीलोफर जी लगातार बोले, नीलोफर 30 सेकंड। परेशान हो आते थे, हम यहाँ रुके, हमने सामना किया, हमने हर किसी का सामना किया, हमने अपनी जमीन को यहाँ छोड़ा नहीं, हम भागे नहीं, हम भगोड़े नहीं हुए। तो आप आते थे वहां से। आप किसको भगोड़े बोल रही हैं? भगोड़े नहीं हुए। अरे मुझे बताइए अच्छा, ना। भगोड़े नहीं हुए, भगोड़े। अरे छोड़ दीजिए ना। सुनिए, अगर सुनिए, अगर मस्जिदों से ये ऐलान होता, अगर मस्जिदों से ये ऐलान होता, नीलोफर सुनना पड़ेगा, आपने बड़ी बात बोली है। तुम कश्मीर छोड़ दो और अपनी औरतों को पीछे छोड़ दो हमारे लिए, तब मैं पूछता आपने कितनी हिम्मत थी और आप भगोड़ी थी या नहीं थी? एक आदमी को घेर के 4 लाख हिंदुओं को टॉर्चर किया और उनको तुम भगोड़ा बोल रही हो? वाकई गौरव भाटिया सही कह रहा था, बहुत बदतमीज औरत हो तुम, बहुत बदतमीज औरत हो तुम, बहुत बदतमीज औरत हो। हमने हमेशा कहा, वो भगोड़े जिन कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के भगाया, वो भगोड़े तुम्हारे बलात्कार के लिए कोई आता तो पता चलता भगोड़ा कौन होता है। बोल दीजिए।
आप ये कहते हैं कि वो लोग जो 1990 में भाग गए यहाँ से, जो किसने औरतें, भगवाया? हिंदू औरतें वो तो कश्मीर छोड़ हमारे- के वो तो भागी हमारे थी, भाई थे, वो भगोड़ी तो थी, हमारे भाई थे। वो भगोड़ी थी। 2014 तुम्हें के बात बाद- करने की जो तमीज नहीं है 2014 बिल्कुल। के बाद आपने क्या किया? देखिए आपने नीलोफर, 2 से नीलोफर 3 लाइन- बीइंग बकवास किए जा रही अ है। लेडी, बीइंग अ फीमेल, मुझे बता आप दीजिए मुझे ना, बताइए कौन गिरजा सी टिक्कू स्कीम के लाई? साथ जो हुआ, आर्य के साथ बीच में से कटवा दिया गया। गिरजा टिक्कू का परिवार क्या भगोड़ा था? किन लोगों ने बुलाया? फिलहाल टक्कर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। जब महबूबा मुफ्ती के पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ सकते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आ सकते हैं, तो मुजफ्फरनगर के लोग भी वोट जम्मू कश्मीर में डाल सकते हैं। दैट्स द कंक्लूजन ऑफ द डे। और इस चर्चा का भी कंक्लूजन यही है। फिलहाल टक्कर में इतना ही। गुड नाइट।